Hello friends, so now we are going to discuss about electron transport system, which is also called as electron transport chain, also called oxidative phosphorylation, and in some reference book it is also given name as a terminal oxidation. अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं और इसी को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, और यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टोटली ऑक्सीडाइज होता है और उसमें से एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, मतलब उसके थ्रू एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, तभी हम इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. इट इज आल्सो कॉल्ड टर्मिनल ऑक्सीडेशन just because at the end of this pathway there is a formation of metabolic water. That side is also called terminal oxidation. So let's begin. How does this process takes place, that we are going to discuss. So here we goes. Instead of drawing directly mitochondria, I will show you. This is our cell. Yes, inside the cell this one is nucleus. Say for example this is endoplasmic reticulum. This one is chloroplast. This one is Golgi apparatus, and this one is our mitochondria. And inside the mitochondria, ATP molecules are produced, stored, and it will be transported. आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों कहते हैं, तो सिस्टम क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड होते हैं और वो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5 ऐसे कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स घूमते हैं ताकि उनमें से ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस हो. और इनकी सिस्टम को, अरेंजमेंट को सिस्टम भी नाम दिया है, इसके लिए इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं. इसके अंदर एटीपी प्रोड्यूस होते हैं ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करके, तभी इसका नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और वाटर भी फॉर्म होता है तभी उसका नाम है टर्मिनल ऑक्सीडेशन. आइए चलिए डिटेल में स्टार्ट करते हैं बेसिकली क्या होता है ये प्रोसेस. लेट्स बिगिन. सो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसका पर्पस क्या है? आपको टेक्निकली तो सब मैं समझा दूंगा, लेकिन आपको पर्पस समझ में नहीं आएगा इसका. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों होती है हमारी बॉडी में? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारी बॉडी में इसके लिए होती है. हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फॉर्म होते हैं, मतलब इसके अंदर एटीपी फॉर्म होते हैं. और इन एटीपी का यूज कहाँ पे? हमारे बॉडी के कोई भी सेल में जब एटीपी की एनर्जी की जरूरत होती है तो ये एटीपी मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया से वहां पे ट्रांसपोर्ट होते हैं. लेकिन ट्रांसपोर्ट कौन सी सिस्टम के थ्रू होते हैं? तो उस वाली सिस्टम को भाई हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो आइए चलिए देखते हैं डिटेल में. यस, पहले ये कंसेप्ट डेफिनेशन समझ लीजिए. ऑक्सीडेशन of coenzyme into their natural form is called terminal oxidation. Is called terminal oxidation, also called इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ये देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ अ कोएंजाइम इनटू देयर नेचुरल फॉर्म इज कॉल्ड टर्मिनल ऑक्सीडेशन. अब ये कोएंजाइम क्या है मैं आपको बताता हूं. सी, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस एज वेल एज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल. ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, ये दोनों प्रोसेस करते समय हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं. अब ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के टाइम पे जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं तब हाइड्रोजन एक्सेप्टर, मतलब NAD और FAD, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को अपने तरफ खींच लेते हैं और हाइड्रोजन के साथ बाइंड हो जाते हैं. और बाइंड हो जाने के बाद ये कैसे दिखेंगे? सी, one hydrogen plus NAD and one hydrogen plus FAD, so they will convert into NADH and FADH. आपको फुल फॉर्म पता ही होगा तो मैं बताऊं, एक फुल फॉर्म आपको बता देता हूं, लेकिन लिखने के लिए मेरे पास जगह नहीं, आप लिख लीजिएगा. NAD stand for nicotinamide adenine dinucleotide. After accepting hydrogen, it will turn into nicotinamide adenine dinucleotide hydrogenase. Then FAD stand for flavin
adenine dinucleotide. After accepting hydrogen, it will turn into flavin adenine dinucleotide hydrogenase. So previously they were NAD and FAD, but after accepting hydrogen from glycolysis in Krebs cycle which comes, they turn into NADH and FADH. But after some time they again removes hydrogen. Remove hydrogen. Here also remove hydrogen. So after removing hydrogen, they again turn into NAD and FAD. So देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ कोएंजाइम, ये कोएंजाइम है, ऑक्सीडेशन ऑफ कोएंजाइम इनटू देयर नेचुरल फॉर्म इज कॉल्ड टर्मिनल ऑक्सीडेशन. पहले ये कोएंजाइम थे NAD और FAD, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के बाद NADH और FADH2 में कन्वर्ट हो गए और उसके बाद कुछ देर के बाद फिर से इनमें हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो ये फिर से NAD और FAD मतलब अपने नेचुरल फॉर्म में आ गए. जैसे पहले नेचुरल थे वैसे ही नेचुरल फॉर्म में आ गए. अब ये जो हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, ये हाइड्रोजन किसके साथ बाइंड हो जाए, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है. और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को कौन बाइंड हो जाता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐसा एक्सेप्टर, हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऐसे बाइंड हो जाते हैं और उसके बाद क्या फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है. अब इस वाटर को हम कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर. क्यों उसे मेटाबॉलिक वाटर क्यों कहते हैं, बिकॉज ये मेटाबॉलिज्म में से फॉर्म होता है. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज केम फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड विद हाइड्रोजन एंड टर्न इनटू द मेटाबॉलिक वाटर. तो ये तो चलो बेसिक थिंग्स हो गई. अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन फॉर्म होते हैं. अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे हमने केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस देखा है चैप्टर नंबर 13 में फोटोसिंथेसिस वाले में, तो वहां पे जनरली क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी कैसे फॉर्म हो रहे थे, जैसे इनर मेम्ब्रेन में से आउटर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल, तो वैसे ही यहाँ पे भी हम मूव करेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया में से जब इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं आउटर सरफेस से इनर सरफेस की तरफ, तब एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं. अब ये मूव कैसे होते हैं, देखिए दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया. आई शो यू गाइस, दिस इज द यू कैन से क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इनसाइड द क्रिस्टी दीज आर द F1 पार्टिकल. F1 पार्टिकल का शेप कुछ इस प्रकार से है. यस, F1 पार्टिकल में भी दो अलग अलग प्रकार है. वन इज F0 and second one is a F1 particle. Now this F1 particle have a headpiece, and inside the headpiece there are some electron carrier molecules are present. Which are those electron carrier molecules? Like a UB stand for ubiquinone, and then cytochrome. Cytochrome have a different type like a cytochrome B, cytochrome C, cytochrome F. ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल. अब ये क्या करते हैं, जब एटीपी मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में अवेलेबल होते हैं, ये एटीपी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं. कहां से कहां तक, just imagine that this Golgi apparatus want to do the protein packaging, so it will need a ATP molecule, so ATP molecule will move from mitochondria towards the Golgi apparatus, and who is going to carry this electron, these electrons are going to carried by the ubiquinone or cytochrome type of a electron carrier molecule. Always remember these electrons are moved from the complex 1, then complex 2, then complex 3, complex 4 and complex 5. The movement of this electron with the help of carrier molecule takes place from complex 1 to complex 2, complex 3, complex 4 and complex 5. When these molecules are moving, when this electron carrier molecules are carrying electron, that time there is a generation of lots of ATP molecule. For your kind information guys, from NADH molecule, from one NADH molecule 3 ATP molecules are produced, and from one FADH molecule 2 ATP molecules are produced. 3 NADH मतलब एक NADH molecule में से 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं और एक FADH molecule में से 2 ATP molecule प्रोड्यूस होते हैं. एक चीज जब हमेशा याद रखिए, जब इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल F1 से लेके F0 की तरफ अंदर की तरफ जाते हैं, तब ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ बाइंड होता है. इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ बाइंड होता है, तब क्या फॉर्म होता है, तब फॉर्म होता है यस
adenosine diphosphate plus inorganic 1-phosphate, it get converted into ATP molecule. So generally electron transport chain में 38 ATP molecule generate होते हैं. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर 38 ATP मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 5 तक घूमते समय. ठीक है, एक और चीज और याद रखिए, ये NADH और FADH ये जो है इनमें और कोएंजाइम में क्या डिफरेंस है. सपोज दिस इज NAD and this is hydrogen, this is NADH2. So previously it was a coenzyme, now it is active enzyme. Previously it was a coenzyme, now it is active enzyme. So NAD nicotinamide adenine dinucleotide after accepting hydrogen turn into NADH2 nicotinamide adenine dinucleotide hydrogenase. एक चीज हमेशा याद रखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पर्पस ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो एटीपी मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अवेलेबल है वो दूसरों को ट्रांसपोर्ट किए जाए. ठीक है, एक चीज समझ लीजिए, जब हमारे घर में लाइट, अभी ये हमारे घर में ये लाइट है, ये लाइट हमें कहाँ से मिलती है? ये लाइट हमें मिलती है जो बिजली विभाग होता है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वहां से लाइट मिलती है. तो हम जब बटन ऑन करते हैं तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लाइट जो करंट होता है वो हमारे वायर तक पहुंचा होता है ऑलरेडी. जब हम बटन ऑन करते हैं तो डायरेक्टली उस करंट के थ्रू हमारे जो लाइट है वो जल जाती है. सेम वे हमारे बॉडी के जो भी ऑर्गेनल है उनको एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी कहां से ट्रांसपोर्ट की जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में से. माइटोकॉन्ड्रिया में से ट्रांसपोर्ट कौन करता है? इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल. और इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल कौन से टेक्निक से ट्रांसपोर्ट करते हैं? तो वो सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसी को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन जो होता है वो पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है और फाइनली हमें एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं, और इसके लिए उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं. यहाँ पे मेटाबॉलिक वाटर भी फॉर्म होता है, तभी हम इसको कहते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन. सो मेरे स्टूडेंट कभी भी ये चीज मत भूलेगा कि इसका मेन पर्पस है एटीपी मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करना माइटोकॉन्ड्रिया में से बाकी सभी ऑर्गेनल की तरफ जिनको एटीपी की जरूरत है. हमें ना जनरली एनसीईआरटी पढ़ते समय कंफ्यूज में क्या आ जाते हैं? कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 5. लेकिन इसमें मेन जो समझने वाली बातें हैं वो है कि एक NADH मॉलिक्यूल में से 3 एटीपी मिलते हैं, एक FADH में से 2 एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर है यूबिक्विनोन साइटोक्रोम, टोटल 34 एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं, और ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड होके एटीपी मॉलिक्यूल तैयार होता है. ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. So guys, now we are going to discuss about the fermentation. I'll tell you what is actually the meaning of fermentation. Fermentation is a biochemical reaction or biochemical process in which substrate, I mean to say raw material, substrate get converted to product. Substrate get converted into product with the help of microbial enzymes. With the help of microbial enzymes. Basically फर्मेंटेशन एक ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें सबस्ट्रेट मतलब रॉ मटेरियल का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होता है, और ये प्रोडक्ट में कौन करता है? माइक्रोबियल एंजाइम. माइक्रोबियल एंजाइम मतलब या तो एंजाइम बैक्टीरिया की हो सकती है, यीस्ट की हो सकती है, फंजाई की हो सकती है. ठीक है, कोई भी ऐसे माइक्रोब्स जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में करते हैं उनको हम कहते हैं फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन की स्टडी को हम कहते हैं जाइमोलॉजी. बिकॉज फर्मेंटेशन, सबसे पहला जो फर्मेंटेशन था वो अल्कोहल प्रोडक्शन था, और अल्कोहल प्रोडक्शन करने के लिए यीस्ट का यूज होता है. यीस्ट में एंजाइम जो होती है वो होते हैं जाइमेस. सो जाइमेस, इसके कारण फर्मेंटेशन की स्टडी को हम कहते हैं जाइमोलॉजी. आइए चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ. जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कन्वर्जन हो जाता है पायरुविक एसिड. कौन सी प्रोसेस है? ग्लाइकोलिसिस, जिसमें हमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल निकल के आते हैं, 2 एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं. ठीक है, और उसके बाद हम एरोबिक रेस्पिरेशन में आगे क्रैब साइकिल करते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या तो
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम परफॉर्म करते हैं। क्रेब्स साइकिल में से भी हमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल मिल जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से हमें 34 एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं। लेकिन जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तब पायरुविक एसिड बैक्टीरिया में पायरुविक एसिड का क्या बनाया जाता है? बैक्टीरिया में लैक्टिक एसिड बनता है। कौन सी प्रोसेस में? अनएरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आते हैं। लेकिन जब हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन मींस respiration which takes place in absence of oxygen, it is called anaerobic respiration। तो पायरुविक एसिड जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन में बैक्टीरिया में जाता है तो बैक्टीरिया अनएरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बनाते हैं with the help of an enzyme called lactate dehydrogenase। So bacteria convert pyruvic acid or bacteria form lactic acid from the pyruvic acid by the enzyme called lactate dehydrogenase। लेकिन यही चीज अगर हम यीस्ट के बारे में बात करें तो यीस्ट तो प्योरली अनएरोबिक रेस्पिरेशन में जाते हैं। तो यीस्ट में क्या फॉर्म होता है? यीस्ट में CO2 प्लस इथाइल अल्कोहल फॉर्म होता है और CO2 का पायरुविक एसिड का CO2 और इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए 2 एंजाइम की जरूरत होती है। एक एंजाइम होती है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। ठीक है। और अगर हम ये बात करें कि ह्यूमन में और एनिमल में, तो ह्यूमन में और एनिमल में भी लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। किसमें? एनिमल्स में। तो एनिमल्स के अंदर भी लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। ये कब होता है? देखिए, लैक्टिक एसिड, और इसके लिए भी एंजाइम वही चाहिए। कौन सी? लैक्टेट dehydrogenase। Now you just see, in the anaerobic respiration, glucose molecule entering into pyruvic acid, converted into pyruvic acid. Pyruvic acid, in case of a bacteria, it can convert into lactic acid with the help of lactate dehydrogenase. In case of animal also, it can convert into lactic acid with the help of a lactate dehydrogenase। अब एनिमल में anaerobic respiration कब फॉर्म होता है? हमारे मसल में होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तब हमारी मसल्स को ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है और कभी-कभी मसल ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं, तब वहाँ पे अनएरोबिक एनवायरनमेंट जनरेट होता है और उस समय लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की मदद से वहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है हमारे मसल्स में। और यीस्ट अनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है और उसमें इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्रोडक्शन होता है। और इस प्रोसेस को कैरिड आउट करने के लिए 2 एंजाइम लगती है, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, एंड फाइनली हमें इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। अब जब इथाइल अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन अराउंड 13% तक हो जाती है तब यीस्ट की ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती है। ठीक है। फिर आपने देखा होगा कई सारे ऐसे अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं जिसमें अल्कोहल का परसेंटेज 13 से भी ज़्यादा होता है। तो यीस्ट की डेथ होने के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाता है, तब जाके उसका अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बनता है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये वाली प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। अगर फर्मेंटेशन को सिंगल वर्ड में एक्सप्लेन करना हो तो क्या यूज करोगे? द सिंगल वर्ड विल बी कॉल्ड बबलिंग। यस, what is meant by fermentation in single word for the fermentation is indicated by bubbling, because कोई भी fermentation में bubble form होते हैं। यस, अभी अल्कोहल फर्मेंटेशन देखो तो CO2 के बबल फॉर्म होंगे। ब्रेड जो होती है वो भी यीस्ट से बनाई जाती है। मैदे के अंदर यीस्ट रख देते हैं और यीस्ट जब गर्म होती है ओवन के अंदर या तो जो बड़ी बेकरियों में भट्टी होती है तो वहाँ पे जब यीस्ट गर्म होती है तो गर्म होने के बाद यीस्ट अपने अंदर फर्मेंटेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है और कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्रेड के आटा जो होता है उसमें से बाहर निकल जाते हैं। तब ब्रेड में आपको छोटे छोटे जो पोर्स दिखाई देते हैं, होल्स दिखाई देते हैं, वो यीस्ट के कारण, वो CO2 प्रोडक्शन के कारण होते हैं। तो ये है हमारा रेस्पिरेशन जो कि हमारे NCERT में चैप्टर नंबर 14 में दिया हुआ है।
So guys, this is the respiratory sheet, respiratory balance sheet. So what does it mean by respiratory balance sheet? In the respiratory balance sheet, we are going to discuss how much amount of ATP molecules are produced in aerobic as well as anaerobic respiration. I mean to say aerobic respiration and fermentation. So basically it is very easy to calculate how much amount of ATP molecule is produced. But we have to follow the proper sequence. Like in the sequence, first one glycolysis, then Krebs cycle, and then electron transport chain. In case of anaerobic respiration, first one glycolysis, second one is a decarboxylation, third one is the ethyl alcohol. Decarboxylation and ethyl alcohol production. Ethyl alcohol production takes place in reduction process. Reduction is one kind of a fermentation process because alcohol production is a fermentation process. आइए चलिए start करते हैं respiratory balance sheet. So in this topic we have discussed about aerobic and anaerobic respiration. Yes, we have discussed aerobic respiration and anaerobic respiration. In aerobic respiration as well as anaerobic respiration, we have performed three pathway. Yes. First pathway was glycolysis. What was the number of ATP molecule produced in glycolysis? Actually, in the glycolysis, 4 ATP molecule was generated. But out of them 2 ATP molecule was used during the process of glycolysis. Glycolysis करते समय हमें 4 ATP मिलते हैं, लेकिन इनमें से 2 ATP molecule glycolysis process के समय यूज हो जाते हैं. तो हमें गेन कितना होता है? सिर्फ 2 ATP molecule का. So here we say 2 ATP molecule. Now glycolysis also takes place in anaerobic respiration. So by the glycolysis there is a production of 2 ATP molecule. Got it? So first step where we are getting 2 ATP molecule. Now second step is Krebs cycle. अब एरोबिक रेस्पिरेशन में तो सेकंड स्टेप जो होती है वो होती है Krebs cycle. लेकिन अनएरोबिक रेस्पिरेशन में Krebs cycle नहीं होती. क्योंकि अनएरोबिक क्यों नहीं होती अनएरोबिक रेस्पिरेशन में? मैंने आपको Krebs cycle के बारे में पढ़ाया था. Anaerobic respiration found in some organism which does not require oxygen at all. For example, yeast can undergo anaerobic respiration for production of alcoholic product. काफी सारे बैक्टीरिया है जो anaerobic respiration दिखाते हैं. अब yeast anaerobic respiration क्यों परफॉर्म करती है? yeast Krebs cycle परफॉर्म क्यों नहीं करती? yeast के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल है या नहीं? yeast के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल है. क्यों? yeast is a unicellular but it is a guys remember it is a eukaryotic organism. yeast एक प्रकार की फंजा है, यूनिसेल्युलर है लेकिन यूकैरियोटिक है. तो यूकैरियोटिक होने के कारण उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल है. लेकिन Krebs cycle करने के लिए जितने एंजाइम्स लगते हैं उनमें से कुछ एंजाइम Krebs cycle कुछ एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में अवेलेबल नहीं होते. किसके माइटोकॉन्ड्रिया में? यीस्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में. इसके लिए अनएरोबिक रेस्पिरेशन में Krebs cycle के सामने कुछ भी नहीं होता है. वहां पे दूसरी स्टेप होती है, उसे हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन. Yes. So during the Krebs cycle there is a production of 2 ATP molecule. But during decarboxylation there is no production of ATP molecule. There is a production of acetaldehyde. There is a production of acetaldehyde. Now third step in aerobic respiration, third step is electron transport system. We also call electron transport chain और रेस्पिरेटरी चेन. ऐसे तो 4-5 नाम है उसके. ठीक है. तो ये वाली वो पाथवे जिसमें सबसे ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस होते हैं. सो देयर आर 34 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. Whereas in anaerobic respiration there is no electron transport chain. There is a fermentation process. There is fermentation process, and example of fermentation process is reduction process. And during the reduction process there is production of ethyl alcohol and plus there is production of carbon dioxide. ठीक है. तो ये है हमारा रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट. और इस रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में अगर हम ये देखें टोटल हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल वी जनरेटेड इन एरोबिक रेस्पिरेशन. सो वी जनरेटेड हाउ मच? टोटल वी जनरेटेड
here we have generated 38 ATP molecule from one glucose molecule, and here we have generated total number of ATP is only 2 ATP molecule, because this pathway only shows ATP production in glycolysis. Anaerobic respiration shows ATP production only in the process of glycolysis. There is also concerning about the NAD and NADPH. Yes, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एटीपी के बारे में बात कर रहे हैं. तो द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन जनरेट 38 एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम वन ग्लूकोज, and respiratory balance sheet of anaerobic organism generate 2 ATP molecule from total anaerobic respiration. So dear all student, now we are going to discuss about amphibolic pathway. Amphibolic pathway क्या होता है? देखो अब तक हमने बेसिकली रॉ मटेरियल किसको यूज किया हुआ था? कार्बोहाइड्रेट को, मतलब ये ग्लूकोज को. हमने ग्लूकोज के अंदर ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तीनों परफॉर्म की, और फाइनली हमें क्या जनरेट होता है? एटीपी मॉलिक्यूल. एटीपी मॉलिक्यूल कैसे जनरेट होता है? ग्लाइकोलिसिस से, क्रेब्स साइकिल से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से, तीनों से. तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अब तक हमने कौन सा यूज किया हुआ था? अब तक हमने यूज किया हुआ था ग्लूकोज. लेकिन हम सिर्फ ग्लूकोज थोड़ी ना खाते हैं, हम सिर्फ मीठी चीजें थोड़ी ना खाते हैं, हम तो फैट्स भी खाते हैं, मतलब ऑयल खाते हैं, हम प्रोटीन भी खाते हैं, पल्सेस खाते हैं ना, तो हमें प्रोटीन भी मिलता है और हमें फैट भी मिलता है. तो अगर हम फैट खाते हैं तो हमारी बॉडी में फाइनली एटीपी कैसे बनता है, और अगर हम प्रोटीन खाते हैं तो हमारी बॉडी में एटीपी कैसे बनता है, वो वाला जो एक्सप्लेनेशन होता है उसे हम कहते हैं एम्फिबोलिक पाथवे. Up till now we have discussed how starch or glucose molecule undergo you can say breakdown by glycolysis, Krebs cycle and electron transport chain, and we understood how ATPs are produced. But now we are going to discuss how fat undergo breakdown and how protein undergo breakdown along with the carbohydrate, because we are eating fat along with the protein also. So we are eating fat, carbohydrate, protein all. Therefore we should discuss how breaking of all these product happens. So if a carbohydrate undergo breakdown, so it produces simple sugar such as a glucose. Glucose undergo glycolysis. By the glycolysis it converts into glucose 6-phosphate, fructose 1,6-bisphosphate, then two products such as a dihydroxyacetone phosphate. It is a 3-carbon containing product, and 3-phosphoglyceraldehyde. It is also a 3-carbon containing product. These both products are isomer of each other. मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस पूरा पढ़ाया, उसमें समझ ही गए हो गया. फिर पीजीएल का कन्वर्जन होता है ग्लाइकोलिसिस की लास्ट स्टेप में. क्या प्रोडक्ट होता है? पायरुविक एसिड. फिर पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन में जाने के बाद क्या बनता है? एसिटिल कोए. और एसिटिल कोए कहाँ जाता है? क्रेब्स साइकिल में. और क्रेब्स साइकिल से कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, वाटर भी प्रोड्यूस होता है. लेकिन अगर हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन का कन्वर्जन किसमें होता है? पहली स्टेप में अमाइनो एसिड में. और अमाइनो एसिड डायरेक्टली कहाँ आ जाते हैं? पायरुविक एसिड. तो अमाइनो एसिड के ऊपर ये वाली रिएक्शन नहीं होती, लेकिन पायरुविक एसिड जरूर बनता है, और पायरुविक एसिड से क्या बनता है? एसिटिल कोए, और फाइनली क्रेब्स साइकिल में एंट्री करते हैं. मतलब अगर आप कार्बोहाइड्रेट को खाते हो, ब्रेक करते हो, तो भी एटीपी मिलेंगे. प्रोटीन खाओगे तो भी आपको एटीपी मिलेंगे. फैट की पहली रिएक्शन में क्या मिलता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. और फिर ये इसका कन्वर्जन डायरेक्टली होता है एसिटिल कोए में, और एसिटिल कोए जाता है क्रेब्स साइकिल में. मतलब आप कुछ भी चीजें खाओ, कार्बोहाइड्रेट खाओ, प्रोटीन खाओ या लिपिड खाओ, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आपका कुछ भी हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड हो, आपको मिलने वाले हैं एटीपी. ये गारंटेड है. सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि एटीपी कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा मिलते हैं और प्रोटीन और लिपिड में काफी कम मिलते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में एटीपी सबसे ज्यादा मिलते हैं. Hello guys, so now we are going to discuss about respiratory quotient और respiratory ratio. तो बेसिकली होता क्या है? रेस्पिरेशन चैप्टर में हमने एक कंसेप्ट देखी हुई है कि रेस्पिरेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को इवोल्व करते हैं और ऑक्सीजन को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करते हैं. हम जो भी चीज खाते हैं उस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए, उस चीज का मेटाबॉलिज्म करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और रेस्पिरेशन के एंड में हमें कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व होता है. तो अगर हम ये देखें कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन या तो रेस्पिरेटरी रेशियो क्या है, तो इसका सिंपल मतलब है कि हम कितने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी में से बाहर फेंकते हैं कंपेयर टू कितना ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, उसे हम कहते हैं आरक्यू. फिर से एक बार देख लीजिए, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व आउट ऑफ बॉडी कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. दिस इज कॉल्ड respiratory quotient, also known as the respiratory ratio.
हम कोई भी चीज खाते हैं तो उस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए, मेटाबॉलिज्म करने के लिए कितना हमने ऑक्सीजन को यूज किया और उसमें से कितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर इवॉल्व हुआ, उस कंसेप्ट को हम कहते हैं यस आरक्यू, या तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट या तो रेस्पिरेटरी रेशियो। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व आउट कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम इन, दिस इज कॉल्ड आरक्यू। आई विल टेल यू when we are using यहाँ पे देखिए डेफिनेशन दी हुई है इक्वेशन के थ्रू, आरक्यू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व आउट कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम इन। हमने कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंका हुआ है कंपेयर टू कितना हमने ऑक्सीजन अंदर लिया हुआ था, उसे हम कहते हैं आरक्यू। जब हम कार्बोहाइड्रेट को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करते हैं तब आरक्यू 1 आता है। ऐसा क्यों? ये देखिए, ये रिएक्शन है C6H12O6 फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज plus 6 molecule of oxygen. It gives a 6 molecules of carbon dioxide plus 6 molecule of water and it also generates energy. तो हमने ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज किया और कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व किया। तो यहाँ पे देखिए आरक्यू 6 molecule of CO2 6 molecule of O2 is equal to 1। मतलब जब हम कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं, जब हम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड इतना ही बाहर निकलता है जितना हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। तो उसका आरक्यू कितना जाता है? 1। मतलब रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट या तो रेस्पिरेटरी रेशियो कितना जाता है? 1। लेकिन अगर हम फैट्स को एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करते हैं, ये एक एग्जांपल है फैट्स का, ट्राइमेथैलेट। तो ये देखिए उसका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में आरक्यू कितना है? CO2 102 मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं और ऑक्सीजन हम 104 कंज्यूम करते हैं, तो आरक्यू आया 0.7। और ऐसे ही हम जब प्रोटीन को यूज करते हैं एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तब आरक्यू कितना आता है? 0.9। लेकिन ये 1 नहीं होता बिकॉज इसमें कभी भी CO2 कम इवॉल्व होता है और ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में CO2 इतना इवॉल्व लेता है जितने हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड आरक्यू। जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं, जिसके कंपेयर में हमने ऑक्सीजन कितना अंदर लिया होता है, उस कंसेप्ट को हम कहते हैं आरक्यू। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व आउट ऑफ आवर बॉडी कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन व्हिच वी हैव कंज्यूम्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, दिस इज कॉल्ड आरक्यू और रेस्पिरेटरी रेशियो। हेलो गाइस, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया हुआ है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स 11th स्टैंडर्ड CBSE, और अब हम सिर्फ 10 मिनट में इसका पूरा का पूरा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्टेड अ चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट। व्हाट इज एक्चुअली रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन हैज अ 2 different meaning. One is related to breathing, taking oxygen inside and removing carbon dioxide outside. That's related to inhalation and exhalation. That was a different breathing part. But another concept of breathing is oxidation of complex molecule into simple one. Oxidation of complex molecule into simple one and release energy, that is called respiration. Respiration में simply क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और उसमें से सिंपल मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब ये जो रेस्पिरेशन है, इसकी अगर हम प्रॉपर एक डेफिनेशन देखें तो क्या होता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन, yes, it gives a carbon dioxide plus water, 6 molecule of carbon dioxide, 6 molecule of water, and it also gives a energy release ATP molecule. ये हमने बेसिकली देखा। Then we started that do plant breathe? Yes. So answer was clear cut that yes, plant do breathe, but the mechanism of breathing in the plant is somewhat different. Plant don't have a specialized organs like alveoli, lungs, trachea, etc., etc. They have a organ for their respiration or breathing that's called as a stomata and lenticule, most probably stomata. प्लांट ब्रीदिंग करते हैं लेकिन उनके लिए उनके पास अल्वेओलर लंग्स जैसे कोई ऑर्गेनल नहीं, उनके पास स्टोमेटा और लेंटिसेल नाम के ऑर्गेनल होते हैं जिसके थ्रू वो ब्रीदिंग कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं। जनरली प्लांट में रेस्पिरेशन करने की मतलब ऑक्सीजन इतना यूज़ करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि रूट, स्टेम और लीफ जो होते हैं वो काफ़ी कम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को, तो रेस्पिरेशन का जो परसेंटेज है प्लांट में लो है कंपेयर टू एनिमल। हाँ, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 ज़्यादातर तब होता है जब फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस होती है प्लांट में। उसके बाद हमने टॉपिक देखा हुआ था, एक्चुअली एनसीईआरटी में वो टॉपिक थे नहीं, मैंने 2 टॉपिक ऐड किए हुए हमारे इस चैप्टर में। सो साइट ऑफ ATP प्रोडक्शन, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्ट्रक्चर ऑफ ATP।
Yes, ATP is the energy currency of cell. ATP is a adenosine triphosphate molecule. It is a high energy rich compound which releases energy by breakdown of a bond. ATP, when adenine nitrogen base combined with a ribose sugar, it forms an adenosine, and when adenosine bind with a 1-phosphate molecule, it turn into adenosine monophosphate. Adenosine monophosphate when bind with another phosphate, it turn into adenosine diphosphate, and when adenosine diphosphate combined with a one more phosphate, it finally turn into ATP, adenosine triphosphate molecule, a high energy rich compound. Yes, then we discuss site of ATP production. Mitochondria. Mitochondria is usually double membranous structure, outer rough and inner smooth layer. The space between them is inner membranous space, which is essential or significant, you can say, space for the purpose of acetylation or link reaction. Then inner membrane of mitochondria have a cristae, which have F1 particle, also called stalk particle, elementary particle, or oxysome, which is site of ATP production. Exactly ATP production takes place in F1 particle. Yes, F1 particle के मैंने आपको parts भी बताए थे, head, then stalk and base, etc. etc. We discuss about it. Yes, and then at the end we discuss that mitochondria is a powerhouse of cell because it produces ATP, store ATP and transport ATP. ये सब चीज़ें हमने देखे. Mitochondria also have their DNA called mitochondrial DNA or maternal DNA. Mitochondria do have a ribosome also. Mitochondria में DNA होने के कारण हम mitochondria को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहते हैं. उसके बाद हमने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन. Aerobic respiration is a 3-step: glycolysis, Krebs cycle, electron transport chain. We discussed that glycolysis is also called EMP pathway because studied by Embed and Mayerhoff and Pernes scientists, so-called EMP pathway. Glycolysis is a 10-step reaction in which there are two main phases. One is a preparatory phase or payoff phase. One is preparatory phase, second one is payoff phase or harvest of energy. तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड पायरुविक एसिड नाम के 2-3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये पायरुविक एसिड क्रैक्स साइकिल में जाने से पहले ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में जाते हैं ताकि उसमें से एसिटिल कोए मॉलिक्यूल फॉर्म हो, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिटिलेशन और लिंक रिएक्शन. मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया है आपको. एंड देन आफ्टर फॉर्मिंग एसिटिल कोए फ्रॉम पायरुविक एसिड, इट एंटर इनटू द क्रिस्टी, inside the cristae, and undergo the process called Krebs cycle, and finally forms the oxaloacetic acid. Krebs cycle also called citric acid cycle because first product is a citrate, and it is also called tricarboxylic acid cycle because first product is of 3 carbon. उसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, also called as the electron transport system, terminal oxidation और respiratory chain. इसमें 34 ATP फॉर्म होते हैं. ग्लाइकोलिसिस में 4 ATP फॉर्म होते हैं लेकिन 2 ATP यूज हो जाते हैं, और क्रैब साइकिल में 2 ATP फॉर्म होते हैं. सो टोटल गेन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में से 38 ATP मॉलिक्यूल का. और जब हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं, मतलब फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस देखते हैं, तो हमें 2 ATP मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस में से जनरेट होते हैं. उसके बाद डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होती है, रिडक्शन प्रोसेस होती है. फाइनली हमें एसिटाल्डिहाइड और इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये जनरेट होते हैं. तो ये जो प्रोसेस है इसमें हमें सिर्फ 2 ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार होते हैं. कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल व्हेन इट अंडरगो एरोबिक एज वेल एज अनएरोबिक रेस्पिरेशन, हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज में से 38 ATP प्रोड्यूस होते हैं और अनएरोबिक में सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं. ये हमने बेसिकली ये सब चीज़ें डिस्कस की. ठीक है. फर्मेंटेशन भी हमने कंसेप्ट देखी. फर्मेंटेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच substrate get converted into product with the help of microbial enzyme. Study of fermentation is called zymology, and fermentation singly or simple in a single word can be explained that it is bubbling. Fermentation में पायरुविक एसिड का कन्वर्जन यीस्ट के अंदर इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और उसके लिए एंजाइम लगती है पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस. और एनिमल और बैक्टीरियल सेल में पायरुविक एसिड का कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में होता है. यस, और एंजाइम लगती है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस. उसके बाद हमने बैलेंस शीट देखी हुई थी, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में हमने फिर से वही देखा था, अकाउंट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, Krebs cycle, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन. उसके बाद हमने एम्फीबोलिक पाथवे भी देखा था. क्या था?
Amphibolic pathway is a pathway which indicates that if we use a carbohydrate as a respiratory substrate, then we have to follow glycolysis, Krebs cycle, electron transport chain and generate ATP molecule. But in case if we are using respiratory substrate as a protein, then protein is getting converted into amino acid and amino acid turn into pyruvic acid. Then pyruvic acid enter into acetylation, link reaction, Krebs cycle, etc. etc. And if we are using respiratory substrate as a fats, then we are converting fats into fatty acid plus glycerol, and then it is directly getting converted into acetyl CoA, which is entering into Krebs cycle and electron transport chain. तो फाइनली आप कुछ भी खाओ उससे बनेंगे एटीपी. शुगर वाली सब्सटेंस से, मतलब मीठे सब्सटेंस से ज़्यादा एटीपी मिलेंगे, और प्रोटीन और फैट से आप में कम एटीपी मिलेंगे, लेकिन एटीपी मिलेंगे सभी में, कैलोरी सभी में मिलेगी. ठीक है. लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं कि प्रोटीन और फैट्स में कैलोरी कम होती है? क्योंकि अगर आप प्रोटीन और फैट नहीं खाओगे और मोटापा बढ़ने के कारण या तो डायबिटीज़ के कारण आप कैलोरी से दूर भागोगे, और मीठी चीज़ें भी नहीं खाओगे और प्रोटीन और फैट्स भी नहीं खाओगे, तो क्या खाओगे? हवा खाओगे. ठीक है, क्या खाओगे? कुछ तो खाओगे ना. तो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें ज़्यादा खाने से तो बेहतर है प्रोटीन और फैट्स वाली चीज़ें खाई जाए. ठीक है, प्रोटीन वाली ज़्यादा चीज़ें खानी चाहिए हमें. तो ये बेसिक चीज़ें हो गई. उसके बाद हमने RQ देखा था, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, मतलब अमाउंट ऑफ CO2 इवोल्व आउट कंपेयर टू द ऑक्सीजन कंज्यूम इन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. इट इज कॉल्ड RQ, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, और RR, रेस्पिरेटरी रेशो. कितने अमाउंट में हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं कंपेयर टू कितना अमाउंट में हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं. इस कंसेप्ट को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, RQ या तो रेस्पिरेटरी रेशो. तो गाइज ये था हमारे पूरे के पूरे चैप्टर का 10 मिनट के अंदर रिवीजन. मैंने फास्टली रिवीजन करवा दिया. अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो आप डिटेल में देख सकते हो. मेरे सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो बने हुए हैं, और ये पूरा का पूरा चैप्टर भी मैंने यूट्यूब पे अवेलेबल करके रखा हुआ है. तो आप सर्च कीजिए नीलेश आनंदवाणी, या तो आप सर्च कीजिए रेस्पिरेशन बाय नीलेश आनंदवाणी, तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक उसमें मिल जाएगा. देखो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आप नीट एस्पायरेंट हो और नीट क्रैक करना चाहते हो तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन, बिकॉज इसमें से गारंटेड 2 MCQ आते हैं, 3 MCQ भी मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं. और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस है, Krebs साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है. तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होने के साथ वैल्यूएबल चैप्टर भी है, वेटेजेबल चैप्टर है. तो इस चैप्टर का कोई भी पॉइंट आप छोड़िएगा मत, पूरा का पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ लीजिए. तो अब रिवीजन के बाद हम MCQ की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो लेट्स बिगिन विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ दिस respiration in plant, chapter number 14 from 11th standard CBSE. Hello friends, so today I am going to explain you 50 most expected and repeated MCQ for the NEET preparation from the chapter number 14 respiration in plants from the 11th standard CBSE. तो ये 50 MCQ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन ऑप्शन सभी एक्सप्लेन करूंगा, और अगर क्वेश्चन एकदम सिंपल होगा तो हम आगे मूव करेंगे, और क्वेश्चन अगर हार्ड होगा तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 1. The mechanism of a breakdown of a food material within the cell to release energy and trapping of the energy for the synthesis of ATP. मतलब सिंपली ये पूछा गया है कि हमारे सेल के अंदर फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन किया जाता है और उसमें से ATP मतलब एनर्जी बनाई जाती है. तो वो मैकेनिज्म कौन सा है? फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलिसिस, सेल्युलर रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग. Actually it's not a fermentation because fermentation is most probably anaerobic process. लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं. सेकेंड ग्लाइकोलिसिस, तो हाँ ग्लाइकोलिसिस सही है, लेकिन Krebs साइकिल भी हमारे सेल में होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होता है, ग्लाइकोलिसिस भी होता है. तो इन तीनों को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सेल्युलर रेस्पिरेशन से. यस, सो सी विल बी द मोस्ट एक्यूरेट करेक्ट. यस, सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर कॉल्ड. रेस्पिरेशन के टाइम पे कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है? The compound that are oxidized during respiration are called reduced substrate, respiratory substrate, oxidizable compound और respiratory substances. तो ऐसे हम basically respiratory substrate कहते हैं. Yes, so B answer इसका. Question number third, respiration differs from the combustion in. तो respiration और combustion में main क्या difference है? Liberation or more energy as compared to the combustion. नहीं. Liberating all the energy at once in contrast to the combustion. नहीं.
लाइब्रेशन ऑफ एनर्जी ग्रेजुअल इन स्टेप वाइज कॉन्ट्रास्ट टू द कंबशन, करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या कह लो आप या तो नॉर्मल रेस्पिरेशन में एटीपी स्टेप वाइज प्रोड्यूस होते हैं, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में। यहाँ पे देखिए ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी मिलते हैं हमें, क्रैब साइकिल में 2 एटीपी मिलते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी 34 मिलते हैं लेकिन स्टेप वाइज मिलते हैं। तो सी आंसर हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट टेक पार्ट एज अ कंबशन ऑफ सब्सटेंस, नो, सी सही होगा आंसर। यस। क्वेश्चन नंबर 4, कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तो जनरली कॉमन जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो हम ग्लूकोज को कंसीडर करते हैं, बिकॉज हम जो भी फूड मटेरियल खाते हैं मोस्ट प्रोबेबली इसका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, अगर हम ब्रेड खा रहे हैं, ब्रेड, या तो अगर हम चपाती खा रहे हैं, सो चपाती व्हीट से बनी हुई है और व्हीट में होता है स्टार्च। स्टार्च हमारे माउथ में माल्टोस में कन्वर्ट हो जाता है विथ द हेल्प ऑफ सलेवरी अमाइलेज, और माल्टोस हमारे डिओडिनम में जाके माल्टेस एंजाइम के साथ बाइंड होके उसका कन्वर्जन हो जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म में जाता है और वहां पे उसके ऊपर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है। तो रेस्पिरेटरी सबस्टेंस मोस्ट प्रोबेबली ग्लूकोज है। यस। फिफ्थ नंबर, in any case aerobic and anaerobic, all living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen. This breakdown of glucose is called. तो सिंपली ये पूछा गया है कि ऑर्गेनिज्म एरोबिक हो या अनएरोबिक हो, इनमें से कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो पार्शियली ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करता है, पार्शियली ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके ब्रेक डाउन करता है। सो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड, तो सिंपली इसे हम कहेंगे ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक रेस्पिरेशन हो या अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन भी होती है, और अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल नहीं हो, या तो माइटोकॉन्ड्रिया है लेकिन क्रेब साइकिल नहीं करते लाइक यीस्ट, उनके अंदर भी ग्लाइकोलिसिस होती है सेल के साइटोप्लाज्म में। तो इसका आंसर सी हो जाता है। यस। क्वेश्चन नंबर 6, द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन बाय गस्टन एम्बेडेन, ओटो मेयरहोफ एंड जे पर्नस। तो ये तीनों साइंटिस्ट है, क्योंकि हम ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय एम्बेडेन, मेयरहोफ एंड पर्नस। तो आंसर डी ऑल ऑफ अब हो जाता है। यस। क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर 3 मेजर वेज in which different cells handle pyruvic acid produced by glycolysis. These are fermentation, TCA and electron transport chain, fermentation, aerobic respiration and TCA, alcoholic fermentation, lactic acid fermentation, aerobic respiration, alcoholic fermentation, lactic acid fermentation and electron transport chain. तो देखिए 3 ऐसे अगर प्रोसेस देखें तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, there are 3 major ways in which different cells handle pyruvic acid produced by glycolysis, करेक्ट है। तो अल्कोहल फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड में से अल्कोहल होता है विथ द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है बैक्टीरिया में और एनिमल में विद द हेल्प ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी एटीपी फॉर्म होते हैं ग्लाइकोलिसिस का आगे चल के। तो डी आंसर मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली, सॉरी डी नहीं, सी आंसर मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे देखिए अल्कोहल फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन तीनों है, लेकिन यहाँ पे देखिए डी में अल्कोहल फर्मेंटेशन है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सही है, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ग्लाइकोलिसिस का यूज नहीं होता है। ग्लाइकोलिसिस में एटीपी जो मिलते हैं वो एटीपी मिलते हैं और प्लस उसका पायरुविक एसिड का कन्वर्जन एसिटिल को आगे जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, मतलब क्रैब साइकिल में भी। तो इसका सी आंसर होना चाहिए, बिकॉज सी एरोबिक रेस्पिरेशन सभी चीजों को एक्सप्लेन करती है। डी में से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसके लिए मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को वैल्यू नहीं दूंगा, सी को ज्यादा वैल्यू दूंगा। यस। क्वेश्चन नंबर 8, पिक द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस वेयर वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव। इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं। 2-फॉस्फोग्लिसरेट पीईपी, पीईपी का फुल फॉर्म होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में वाटर निकलता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट इनटू पायरुविक एसिड, ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। यहां पे मेरे ख्याल से 2-फॉस्फोग्लिसरेट पी, हाँ ए आंसर हो सकता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। यस, देखते हैं, यस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड इज अ चेंज टू बाय बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड थ्रू। तो कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड
चेंज होके बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रेशन, नो। यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होना चाहिए, फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेशन। तो देखिए डी में भी फॉस्फोर नहीं, डी में डीफॉस्फोराइलेशन है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका, फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेशन। देखते हैं, यस करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर 2 मॉलिक्यूल ऑफ अ ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस यूजेस एंड प्रोड्यूसेस एटीपी मॉलिक्यूल। फॉर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस यूजेस एंड प्रोड्यूसेस एटीपी। देखो एक अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करना हो तो हमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज करने पड़ते हैं और 4 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। तो अगर 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हमें ब्रेक करना है, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, तो 4 एटीपी मॉलिक्यूल यूज में होंगे और 8 एटीपी मॉलिक्यूल हम गेन करेंगे। यस, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज दैट this says that if we wanted to break 2 molecule of glucose, so how many ATP molecule we have to use and how many we will gain? So we are getting 4 ATP molecule from glycolysis and we are using 2 ATP molecule. We are losing 2 ATP molecule, no? So if we use a 2 glucose molecule, so we will lose a 4 ATP molecule and we will gain 8 ATP molecule. So question is like that. Question number 11, 3-phosphoglyceraldehyde is oxidized in glycolysis to form. 3-phosphoglyceraldehyde अगर ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनता है? 1,3-bis-phosphoglycerate, 3-phosphoglycerate, 2-phosphoglycerate एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट तो लास्ट वाली स्टेप हो जाती है, ये जो स्टेप है वो 6th नंबर की स्टेप होगी, तो इसका आंसर हो जाता है 1,3-bis-phosphoglycerate। ग्लाइकोलिसिस अगर आप याद करो तो मिल जाएगा। यस। क्वेश्चन नंबर 12, ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन ऑल सेल्स, ओनली यूकैरियोटिक सेल, मसल सेल, नर्वस सेल। तो ग्लाइकोलिसिस सभी सेल में होती है, वो बैक्टीरिया क्यों ना हो और ह्यूमन क्यों ना हो, प्लांट क्यों ना, सभी में, ऑल सेल्स। यस। क्वेश्चन नंबर 13, एंजाइम टेकिंग पार्ट इन ग्लाइकोलिसिस प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल। तो इसका आंसर हो जाता है साइटोप्लाज्म, बिकॉज if a glycolysis is taking place inside the cell cytoplasm, so obviously enzymes are also present in the cell cytoplasm. And one more thing, glycolysis also called it's also called cytoplasmic respiration because this is taking place in the cytoplasm. अगर glycolysis cytoplasm में होती है तो obviously उसके enzyme भी cytoplasm में मिलेंगे। B आंसर है इसका। Yes. Question number 14, glyceraldehyde 3-phosphate is oxidized to 1,3-bis-phosphoglyceric acid along with release of electron for reducing NAD, ATP synthesis, release of phosphate group, release of hydrogen ions and electron for forming NADH। यहाँ पे ये स्टेप है शायद 6 नंबर की, और इसमें क्या फॉर्म होता है? ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate is oxidized to release of hydrogen and electron for forming, yes, डी आंसर होगा इसका। यस, करेक्ट है, मुझे बी में भी कंफ्यूज था थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 15, ग्लाइकोलिसिस इज अ पार्ट ऑफ ओनली अनएरोबिक रेस्पिरेशन, Krebs cycle, only aerobic respiration, both aerobic and anaerobic. So glycolysis is actually the part of aerobic and anaerobic both, क्योंकि ये सेल साइटोप्लाज्म में होता है तो दोनों जगह पे होता है। यस। क्वेश्चन नंबर 16, इन ग्लाइकोलिसिस एंजाइम इनोलेस प्रोड्यूसेस। तो इनोलेस क्या प्रोड्यूस करती है? इनोलेस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। देखिए ग्लाइकोलिसिस में फॉस्फोइनोल पायरुवेट ना, फॉस्फोग्लिसरिक अल्डिहाइड पायरुवेट, इसका आंसर फॉस्फोइनोल पायरुवेट ही होना था। पीईपी, इनोलेस एंजाइम है, पीईपी सही है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, fructose 6-phosphate is changed to fructose 1,6-bis-phosphate by phosphoglycerate, phosphatase, phosphofructose kinase और इनोलेस। इनोलेस तो आखिरी एंजाइम हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाता है phosphofructose kinase। fructose 6-phosphate get converted into fructose 1,6-bis-phosphate in presence of enzyme phosphofructose kinase, C. Yes. Question number 18, the enzyme which convert glucose to glucose 6-phosphate, ग्लूकोज टू ग्लूकोज, ये तो पहली रिएक्शन होती है तो उसके एंजाइम होता है हेक्सोस काइनेस, बिकॉज ग्लूकोज 6 कार्बन वाला कंपाउंड है ना, और वो उसका ये आइसोमर है मॉलिक्यूल, आइसोमर मॉलिक्यूल ये वाला नहीं, ये फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है, लेकिन एंजाइम हेक्सोस काइनेस में। यस।
Question number 19, fructose 1,6-bisphosphate split into triose phosphate by enzyme अल्डोलेस। एंजाइम अल्डोलेस होगी, अमाइलेस, जाइमेस, लाइपेस। बाकी तो एक्चुअली एंजाइम जो है ना वो एंजाइम ग्लाइकोलिसिस की है ही नहीं। देखिए अमाइलेस एंजाइम ये तो सलाइवरी ग्लैंड में से प्रोड्यूस होती है, जाइमेस एंजाइम ये यीस्ट में होती है, अल्कोहल फर्मेंटेशन में यूज होती है, लाइपेस एंजाइम ये तो लिपिड को ब्रेक डाउन करने के लिए होती है, तो अल्डोलेस एंजाइम है ये। फोर्थ नंबर की स्टेप है ग्लाइकोलिसिस में। क्वेश्चन नंबर 20, द रिएक्शन इन्वॉल्व इन रिडक्शन ऑफ NAD इज ग्लूकोज glucose 6 phosphate, fructose 1,6 diphosphate to PGL and DHAP, glucose 6 phosphate to fructose 1,6 phosphate, तो PGL into PGA। NAD का जो रिडक्शन होता है वो PGL to PGA होगा। PGL है 3-phosphoglyceraldehyde और PGA phosphoglyceric acid, तो D आंसर हो सकता है, यस। Question number 21, which of the following is formed from the phosphorylation? Phosphorylation, fructose 1,6-bisphosphate, phosphoglyceric acid, PEP phosphoenol pyruvate और pyruvic acid। तो fructose 1,6-bisphosphate phosphorylation process में फॉर्म होगा, देखते हैं, yes। Question number 22, fermentation takes place under anaerobic condition is many prokaryotes, unicellular eukaryotes, germinating seeds, all of above। ये तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो जर्मिनेटिंग सीड के बारे में है, लेकिन जर्मिनेटिंग सीड में भी होता है यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स लाइक ए यीस्ट, मेनी प्रोकैरियोट्स, काफी सारे बैक्टीरिया, जर्मिनेटिंग सीड्स, यस डी आंसर होना चाहिए इसका, बिकॉज दो तो 100% है, तो ऑल ऑफ अबव आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 23, इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय यीस्ट पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम दो होते हैं, वो एक अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। तो यहां पे जो है 23 पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेस एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजन। मैंने आपको ये अल्कोहल फर्मेंटेशन में भी पढ़ाया था। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस नहीं होता है, वो होता है पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेस एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। तो बी आंसर सही है, लेकिन ए वाला गलत है और इसमें दो एंजाइम लगती है, तो डी आंसर सही हो जाता है, यस। क्वेश्चन नंबर 24, इन एनिमल सेल्स लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट फॉर द सेल्यूलर रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड। मतलब जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तब हमारे मसल में कभी ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन कम होता है या तो रिड्यूस एकदम कम हो जाता है, न के बराबर होता है, तब अनएरोबिक रेस्पिरेशन वहां पे स्टार्ट हो जाती है और वहां पे लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। तो वो कौन से एंजाइम से फॉर्म होता है? लैक्टेट डिकार्बोक्सिलेस, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, हेक्सोकाइनेस और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। तो कौन सी एंजाइम होगी यहाँ पे? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस होती है, डिकार्बोक्सिलेस नहीं, डी, यस। क्वेश्चन नंबर 25, रेस्पिरेशन कैन ओकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम तो पोटैटो का नाम है, स्पायरोगायरा ये एक अलगी है, यीस्ट ये एक यूनिसेल्युलर फंजाई, होमोसेपियन तो हम ह्यूमन बीइंग है, तो इसका आंसर यीस्ट हो जाता है। समझ गए? रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में किस में होगा? अनएरोबिक रेस्पिरेशन किस में होगा? सोलेनम ट्यूबरोसम ये तो पोटैटो है, स्पायरोगायरा एक अलगी का टाइप है, होमोसेपियंस तो हमारा नाम है ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, तो इसका आंसर है यीस्ट। गाइज यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन मतलब 50% जर्नी हमारी कंप्लीट कर चुके हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो तो। चलो क्वेश्चन नंबर 27, इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ट्रायोस फॉस्फेट इज इलेक्ट्रॉन डोनर व्हाइल एसिटाल्डिहाइड इज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये 26 में ट्रायोस फॉस्फेट इज इलेक्ट्रॉन डोनर, ये सही है, व्हाइल एसिटाल्डिहाइड इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सही है, फिलहाल हम उसे मार्क करके रखते हैं। ट्रायोस फॉस्फेट इज इलेक्ट्रॉन डोनर व्हाइल पायरुविक एसिड इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ पे पायरुविक एसिड नहीं आएगा बिकॉज पायरुविक एसिड से आगे हम जाते हैं, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डोनर, नहीं, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसका आंसर ए हो जाता है डेफिनेटली, यस। क्वेश्चन नंबर 27, इथेनॉल इज फॉर्म्ड फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड बाय एन एंजाइम कॉल्ड लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, पायरुवेट काइनेस, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस और पायरुवेट डिकार्बोक्सिल। इसका आंसर सी होना चाहिए बिकॉज हम जो एंजाइम यूज कर रहे हैं वो है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। क्वेश्चन नंबर 28, अनएरोबिक रेस्पिरेशन
takes place, anaerobic respiration takes place in राइबोसोम, न्यूक्लियस, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म। अब देखो अनेरोबिक रेस्पिरेशन उनमें होती है जनरल जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल नहीं होता है, तो वो साइटोप्लाज्म में ही होगी। राइबोसोम में तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, न्यूक्लियस तो अलग बात है, वैक्यूल जनरली सेल शेप को स्टोर करता है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। यस। क्वेश्चन नंबर 29, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ शुगर आर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल। तो इसका आंसर बी होना चाहिए मेरे ख्याल से, बिकॉज शुगर का एंड प्रोडक्ट फर्मेंटेशन प्रोसेस में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 30, द क्रूशियल इवेंट इन एरोबिक रेस्पिरेशन आर, इंपॉर्टेंट इवेंट कौन से एरोबिक रेस्पिरेशन में, हमें वो देखना है, ठीक है। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय स्टेप वाइज removal of all the hydrogen atom leaving the 3 molecule of CO2. The passing of an electron removal as part of hydrogen atom to molecular O2 with simultaneously synthesis of ATP. पहले में देखिए complete oxidation of pyruvate, stepwise removal of all hydrogen atom. पायरुविक एसिड का पूरा हाइड्रोलिसिस हो जाता है, मतलब पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं और 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के मिलते हैं। द पासिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिमूवल एज पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर O2 विद साइमल्टेनियसली O2 भी निकलता है और उसके साथ में ATP भी फॉर्म होते हैं। देखते हैं, फर्स्ट प्रोसेस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, while second process is TCA and takes place in one of the inner membrane of mitochondria. First process is TCA and takes place in matrix of mitochondria, while second process is electron transport system and located in inner membrane of mitochondria. First process is ETC and takes place on the inner membrane of mitochondria. यहाँ पे एक्चुअली मैट्रिक्स आना चाहिए mitochondria, while second process TCA takes place in the matrix of mitochondria. First process TCA, tricarboxylic acid cycle, and place in inner membrane of mitochondria, while second process ETS takes place in matrix of mitochondria. एक्चुअली पहली प्रोसेस जो है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड होनी चाहिए, तो ETC A और C तो गए काम से पहले, ठीक है, तो B और D सही हो सकते हैं, लेकिन टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे क्या है, टेक्स प्लेस इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं, बी आंसर इसका। यस। Question number 31, the tricarboxylic acid cycle means TCA cycle starts with the condensation of acetyl group with the oxaloacetic acid and water is yield citric acid. The reaction is catalyzed by the enzyme citrate decarboxylase, citrate dehydrogenase, citrate synthase and both A. citrate synthase है पहली रिएक्शन है, यहाँ पे acetyl CoA अंडर acetyl CoA enter into the process called condensation. In presence of enzyme citrate synthase get converted into citrate. तो ये C आंसर है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, the metabolic pathway through which electron passes from one carrier to another carrier is called. एक कैरियर में से दूसरे में कहाँ किस में जाता है जनरली, तो ये तो मेटाबॉलिक पाथवे में एक कैरियर में से, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ग्लाइकोलिसिस। तो ये तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है बिकॉज ये क्रैब साइकिल से रिलेटेड है। यस। क्वेश्चन नंबर 33, साइट्रिक एसिड साइकिल इज द अल्टरनेट नेम, एचएमपी पाथवे, नो, ग्लाइकोलिसिस, नो, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, यस, केल्विन साइकिल भी नहीं, तो सी है इसका। क्वेश्चन नंबर 34, एन एंजाइम नॉट यूज्ड इन द क्रैब साइकिल, एकोनिटेस, डिकार्बोक्सिलेज, फ्यूमारेस, अल्डोलेज। अल्डोलेज एंजाइम नहीं यूज होती है बिकॉज अल्डोलेज एंजाइम ग्लाइकोलिसिस के फोर्थ स्टेप में क्लीवेज में काम आती है। यस। क्वेश्चन नंबर 35, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेस इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग पायरुविक एसिड इनटू एसिटिल कोए, पायरुविक एसिड टू ग्लूकोज, पायरुवेट में से ग्लूकोज कैसे बनेगा, ग्लूकोज टू पायरुवेट, पायरुविक एसिड टू लैक्टिक एसिड, नहीं, इसका आंसर है पायरुविक एसिड टू एसिटिल को। ये लिंक रिएक्शन में या तो एसिटिलेशन में यूज होते हैं, या तो मतलब लिंक रिएक्शन को हम एसिटिलेशन कहते हैं, उसे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। ए। क्वेश्चन नंबर 36, इन क्रैब साइकिल पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू CO2 and H2O,
AMP is converted into ATP, glucose is converted into CO2, pyruvic acid is converted into ATP. देखो सबसे पहले क्रैब साइकिल है तो pyruvic acid is converted into CO2 and H2, ये नहीं होगा, वाटर यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा. AMP is converted into ATP. AMP adenosine monophosphate converted into the ATP adenosine triphosphate, और दो ATP molecule form होंगे. Yes. Question number 37. Two name referring the same thing. Krebs cycle, Calvin cycle. No. Tricarboxylic acid cycle and citric acid cycle. Yes. Citric acid cycle and Calvin cycle. Wrong. Tricarboxylic acid cycle and urea cycle. इसका B आंसर है. Question number 38. Mitochondrial electron transport chain is cyclic photophosphorylation, oxidative phosphorylation, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, फोटो ऑक्सीडेशन. इसका आंसर है बी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वो टोटली ऑक्सीडाइज होता है और उसमें से एटीपी फॉर्म होता है, इसके लिए हम उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं. यस. क्वेश्चन नंबर 39. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ओकर इनटू, कहां पे होता है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजोन्स. तो ये होता है क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. आउटर मेम्ब्रेन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता. यस, बी. क्वेश्चन नंबर 40. इन रेस्पिरेशन 2 PGL आर फॉर्म इन ग्लाइकोलिसिस एंड नन ऑफ इन Krebs cycle. 6 PGL in glycolysis, 3 PGL in Krebs cycle. 8 PGL in glycolysis, 3 PGL in Krebs cycle. PGL are formation does not occur in respiration. देखो 2 PGL आर फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलिसिस एंड नन इन Krebs cycle, ये सही है बिकॉज 3 फॉस्फोग्लिसराइड, ये दो मॉलिक्यूल बनते हैं 3 कार्बन वाले रेस्पिरेशन में, तो इसका आंसर ए होता है. यस. क्वेश्चन नंबर 41. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन occur during fumaric acid into malic acid, oxalosuccinic acid into alpha ketoglutaric acid, सक्सिनिक एसिड इंटू फ्यूमारिक एसिड. बी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सक्सिनिल को इंटू सक्सिनिक एसिड. नहीं, डी आंसर इसका. यस. क्वेश्चन नंबर 42. कोएंजाइम NAD and FAD are connected with a respiratory reaction as they are involved in each step of ATP synthesis, function in Krebs cycle and terminal oxidative phosphorylation, act as a hydrogen carrier. यस, आर रिड्यूसिंग एजेंट. ये हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल है. NAD हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके NADH में कन्वर्ट होता है और FAD हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके FADH में कन्वर्ट होता है. NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड आफ्टर एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन टर्न इनटू निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजनेस, एंड FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड आफ्टर एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजनेस. इसका आंसर सी है. Question number 43. Total number of ATP molecule produced per glucose molecule in eukaryotic cell. तो टोटल 38 ATP molecule प्रोड्यूस होते हैं. ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP, Krebs cycle में 2 और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 34. सो टोटल 38. A. Question number 44. Krebs cycle starts with the formation of a 6 carbon compound by reaction between malic acid and acetyl CoA, succinic acid and pyruvic acid, fumaric acid and pyruvic acid, oxaloacetic acid and, ये एक्चुअली जो कंसेप्ट है उसमें ऑक्सिलोएसिटिक एसिड एंड एसिटिल कोई फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन ऑक्सिलोएसिटिक एसिड एक ही जगह पर है. डी आंसर इसका. यस. क्वेश्चन नंबर 45. द रिएक्शन ऑफ Krebs cycle टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑन सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सी आंसर इसका. यस. 46. साइटोक्रोम आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटीन एक्सेप्टर, ऑक्सीजन एक्सेप्टर, पैसेज वे फॉर कार्बोहाइड्रेट. तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम, एंजाइम, हार्मोन. हार्मोन तो केमिकल मैसेजर, एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन में यूज होते हैं. फाइटोक्रोम ये एक रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं है, तो इसका आंसर हो जाता है ए. Question number 48. Maximum energy becomes available per molecule of glucose when it is metabolized through glycolysis in skeletal muscle of athlete. Glycolysis होता है skeletal muscle में, sports person में. Fermentation into ethanol by yeast. Fermentation into methanol by interstitial bacteria. Aerobic race में. Maximum energy becomes available per molecule of glucose.
तो इसका आंसर तो शायद डी होना चाहिए, बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी मिलते हैं. यस. क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एब्सेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया? एकोनिटेस, मैलिक एसिड, मैलिक डिहाइड्रोजनेस, फ्यूमारेज एंड हेक्सोकाइनेस. तो माइटोकॉन्ड्रिया में हेक्सोकाइनेस नहीं होता है, बिकॉज हेक्सोकाइनेस ग्लाइकोलिसिस में पहली एंजाइम है, तो ये साइटोप्लाज्म में होती है. यस. 50 नंबर लास्ट, क्रेब्स साइकिल इज. तो क्रेब्स साइकिल क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू अल्कोहल एंड वाटर? नो. ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोए टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट? ये वाला सही है. कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोए विदाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट? नहीं. कंप्लीट रिडक्शन ऑफ एसिटिल कोए टू carbon dioxide and water? B. Yes. Thank you so much guys for watching this video. Have a good day.